नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज़ का 7वां वीडियो है और आज का टॉपिक है फ्रांस की क्रांति, जिसे इंग्लिश में फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसका समय काल 1789 एडी रहा है। इसके पिछले अध्याय में हम लोगों ने अमेरिका की आज़ादी का अध्ययन किया था, जिसका समय काल 1776 एडी रहा, यानी कि अमेरिका की आज़ादी के 13 वर्षों के बाद फ्रांस में एक क्रांति होती है, जिसे हम लोग फ्रांस की क्रांति की संज्ञा देते हैं। अमेरिका की आज़ादी फ्रांस की क्रांति के लिए एक पूर्व पीठिका या मंच या पृष्ठभूमि तैयार करती है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर अमेरिका को आज़ादी नहीं मिली होती तो फ्रांस में क्रांति की घटना नहीं घटित होती। 18वीं शताब्दी के दौरान दो महत्वपूर्ण क्रांति होती है, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांस में फ्रांस की क्रांति होती है। ये दोनों क्रांतियाँ अपने अपने क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन लाती है। तो आइए देखते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में कौन कौन से आमूल-चूल परिवर्तन फ्रांस की क्रांति लाती है। फ्रांस की क्रांति होने से फ्रांस में जो राज सत्ता था उसको उखाड़ फेंक दिया गया और सत्ता जनता के हाथों में आ गया। कोई भी जन क्रांति अचानक से नहीं होती है, उसके लिए कोई बैकग्राउंड होता है, कोई पृष्ठभूमि होती है, कुछ कारण होते हैं। तो आइए उन पृष्ठभूमि, उन कारणों को देखते हैं। फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि पर नज़र दौड़ाएं और यही पृष्ठभूमि फ्रांस की क्रांति के कारण भी बनती है। और इसकी तुलना अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, इंग्लैंड से इसकी तुलना हम लोग करें तो इंग्लैंड में राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, जिसे हम लोग संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। इस समय तक, मतलब कि फ्रांस की क्रांति के समय तक इंग्लैंड में संसद अस्तित्व में आ चुकी थी और यहाँ जनता के प्रतिनिधि ही सारे निर्णय लिया करते थे। इंग्लैंड के बारे में पूरी दुनिया जानती थी और अन्य राष्ट्र इंग्लैंड में होने वाली घटनाओं से परिचित थे। संवैधानिक राजतंत्र से इंग्लैंड शक्तिशाली बनने लगा था। इससे अन्य देश शक्तिशाली बनने के आधार से आकर्षित हो रहे थे, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र से आकर्षित हो रहे थे। इंग्लैंड इस समय दुनिया के लिए एक लाइट हाउस का काम कर रही थी। ठीक है, इस शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मतलब 1750 के दौरान औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जिसका प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ा। इस कारण समाज की संरचना में बदलाव आया, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। वाणिज्यवाद के दौर में धनी वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग भी पैदा हुआ और यही मध्यम वर्ग आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कारण लोगों के अंदर इंग्लैंड की तरह हमें राजनीतिक व्यवस्था पाने की छटपटाहट पैदा हुई, लालसा पैदा हुई। दार्शनिक अपने लेखों में इंग्लैंड की बहुत चर्चा करते थे। इंग्लैंड की तरफ लोग ललचाई निगाहों से देखा करते थे कि काश हमारे पास भी ऐसी व्यवस्था होती। फ्रांस में पूंजीपति, धनी एवं मध्यम वर्ग के पास सामाजिक संकट पैदा हो गया। जो फ्रांस के पूंजीपति, धनी एवं मध्यम वर्ग थे, उनके पास सामाजिक संकट पैदा हुआ। इनके पास तो पैसा बहुत था किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा का अभाव था। उस समय सामाजिक प्रतिष्ठा पर 2-3 वर्गों का ही आधिपत्य था, जिसके अंतर्गत पादरी वर्ग जो चर्च से जुड़े रहते थे, कुलीन वर्ग जो अभिजात वर्ग होते थे, तथा सामंत वर्ग, फ्यूडल क्लास, ये तीनों के तीनों ये उच्च वर्ग हुआ करते थे। इनके पास धन के साथ साथ प्रतिष्ठा भी थी। उस समय, इस फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस में 2.5 करोड़ की जनसंख्या थी, जिसमें कुलीन वर्ग लगभग 3 लाख थे। कुलीन वर्गों की संख्या कितनी थी? 3 लाख, और सारे के सारे अधिकार इन्हीं 3 वर्गों के पास हुआ करता था, जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठा और धन दोनों हुआ करते थे। सामाजिक संरचना की बात करें तो जो कर था निम्न वर्ग चुकाता था, जिसके अंदर किसान, दस्तकार और व्यापारी आते थे, और कर मुक्त वर्ग की बात करें तो पादरी, सामंत और कुलीन आते थे। अब जहाँ पर इस तरह की सामाजिक संरचना होगी तो समाज में स्वाभाविक तौर पर आक्रोश तो उत्पन्न होगा ही होगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि अमेरिकी आंदोलन थी, वो पृष्ठभूमि का काम करती थी। अमेरिकी आंदोलन में एक नारा दिया गया था कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ऐसा इस पर फ्रांस की जनता पर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहा है। यूएसए का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जहाँ पर 13 उपनिवेशों ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की थी,
ये जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी फ्रांस की मदद से यूएसए ने फ्रांस की मदद से यूएसए ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यूएसए और फ्रांस की संयुक्त सेना ने यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सेना को हराया था और वहाँ से यूके को अमेरिका से यूके को बाहर किया था और अमेरिका आज़ाद हुआ था। क्योंकि जो फ्रांस था परंपरागत तौर पर यूके का दुश्मन था। जो यूके है अमेरिका से फ्रांस को ही बाहर किया था। इस वजह से उसका बदला लेने के लिए यूएसए और फ्रांस की सेना दोनों संयुक्त हो गई और यूके को यूएसए से बाहर कर दिया गया। जब फ्रांसीसी सैनिक अपने देश लौटे तो यूएसए की कहानी सुनाए और जहाँ जहाँ फ्रांसीसी सैनिक जाते थे उनका स्वागत हुआ करता था। एक तरह से मान के चलिए तो ऐसा कहा जाने लगा कि यूएसए का जो मॉडल था, आज़ादी का मॉडल था, वो पूरी दुनिया के लिए एक आधार बन गया, एक मॉडल बन गया। ठीक है। उसके बाद इस मॉडल को देखते हुए 13 वर्षों के पश्चात यानी कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हो जाती है, जिसे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि पहले सबसे पहले राष्ट्रवाद यूएसए में आता है, फिर फ्रांस में आता है। फ्रांस की क्रांति में विचारकों ने अहम भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू आते हैं। आइए तीनों के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं। वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने तीनों दार्शनिकों ने जनतंत्र की प्रशंसा की। उन्होंने राजतंत्र का विरोध किया, चर्च का विरोध किया और जनतंत्र के पक्ष में अपनी बात कही। तो आइए बारी बारी से तीनों दार्शनिकों के संबंध में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपना है वॉल्टेयर। यह बहुआयामी प्रतिभा का व्यक्ति था, जो कि एक दार्शनिक, नाटककार, इतिहासकार और साहित्यकार भी था। इन्होंने अपनी रचना में धर्म की आलोचना की, यानी कुल मिलाकर कहे तो ईसाई संघ की आलोचना की। राजतंत्र में राजनीतिक स्वेच्छाचारिता का जमकर विरोध किया। उसके बाद ये जो बातें कहते थे व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा करते थे। इनके लिखे नाटकों को मंच पर प्रस्तुत करने के दौरान राजा, सामंत और पादरी का जमकर मजाक उड़ाया जाता था, खुल्लम मजाक उड़ाया जाता था। इनके नाटकों को जनता खूब पसंद करती थी। यानी कि कोई चीज़ पसंद होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर जनता इससे इन लोगों से यानी कि पादरी, राजा से मुक्त होना चाहती है, सामंत से मुक्त होना चाहती है। अपने दूसरे हैं अपने रूसो, जीन जैकस रूसो। इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, जिसे हिंदी में सामाजिक संविदा का सिद्धांत कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा सामाजिक संविदा का सिद्धांत को समझते हैं। कहा जाता है कि राजा का अगर अस्तित्व है तो राजा का अस्तित्व मस्ती करने के लिए नहीं है। राजा ने जनता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। जनता ने राजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मेरा कल्याण करेंगे, देखभाल करेंगे, तो मैं आपको टैक्स पे करूँगा। ये समझौता पर है, ठीक है ना। ये समझौता पर है तो राजा सब कुछ कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्रैक्ट पे है तो राजा सब कुछ कैसे हो सकता है? राजा अगर समझौते को पालन नहीं करता है तो राजा को उखाड़ फेंको, ऐसा कहा रूसो ने। रूसो का नारा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। बंधन के अंतर्गत राजा और धर्म हैं। तुम स्वतंत्र पैदा हुए हो, प्रकृति की ओर लौट चलो, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे अगले दार्शनिक को देखते हैं, जो कि मॉन्टेस्क्यू हैं। अपने अगले विचारक और दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक किताब लिखा था, फारसियों का पत्र। इसमें इन्होंने बताया था कि फारसी देश से 2 व्यापारी आए हैं और वापस लौट गए हैं। इसको बैकग्राउंड को इस घटना को बैकग्राउंड बनाकर पत्रों के जरिए फ्रांस के दरबार को मजाक उड़ाया था, राजतंत्र का, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो राजतंत्र का मजाक उड़ाया था। एक किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसे विधि या कानून की आत्मा कहते हैं। फ्रांस की कानून या राजनीतिक व्यवस्था की तुलना यूएसए से की है और बताया है कि हम लोग कितनी बुरी स्थिति में हैं। ये तीनों दार्शनिक जनता के मस्तिष्क में तत्व डालते हैं कि आपको जनतंत्र होना चाहिए। जनतंत्र के बीज जनता के मस्तिष्क में डालते हैं। इस समय तक समाज में धनी, मध्यम वर्ग एवं पूंजीपति वर्ग अस्तित्व में आ गए थे, जिसके पास धन तो था लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी। ये भी धीरे धीरे अंदर से सुलग रहा था फ्रांस की क्रांति के लिए।
पुनर्जागरण की घटना हो चुकी थी तो वैचारिक क्रांति भी यहाँ तक पहुँचने लगी थी। युवा दार्शनिकों के विचारों का प्रचार प्रसार पूरे देश में होने लगा था। इनके विचार जनता के मन में जाने लगे थे और एक तरह से वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। जनतंत्र की क्रांति के लिए एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और फ्रांस की जनता के मस्तिष्क में ये जन क्रांति पहले ही हो चुकी थी, क्रांति से पहले। यानी कि मान के चलिए कि मस्तिष्क में जो जन क्रांति हो चुकी थी, जनतंत्र के लिए क्रांति हो चुकी थी, उसमें बस एक उस बारूद में एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत थी। तो इसमें चिंगारी कैसे लगाएं? तो इसमें चिंगारी का काम किया यहाँ के जो राजा थे, जो निरंकुश राजा थे, उन्होंने चिंगारी का काम किया। मस्तिष्क रूपी जो जन क्रांति हो चुकी थी, मस्तिष्क रूपी जो बारूद उत्पन्न हो चुका था, उसमें चिंगारी का काम यहाँ के जो राजा थे उन्होंने किया है। आइए इनके राजाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लुई 14वां, ये फ्रांस के राजा थे जिसका समय का 1643 से लेकर 1715 एडी के बीच में रहा है। ये दमखम के साथ कहा करते थे कि मैं ही स्टेट हूँ, आई एम द ओनली स्टेट। तो आपको इसके निरंकुशता का अंदाज़ा लग सकता है। ये विलासितापूर्ण जीवन जीता था, बहुत ही खर्चीला मिजाज का व्यक्ति था। पेरिस से दूर 40 से 50 किलोमीटर दूर एक वर्साय का महल बनवाया जहाँ पर ढेर सारा दुनिया भर का धन खर्च हुआ। फ्रांस लगातार युद्धों में फंसा रहा। नतीजतन धन भरपाई के लिए टैक्स लगाने की शुरुआत की गई और यही एक छोटा सा टैक्स जो है लगाने का प्रयास ही फ्रांस के क्रांति के मुख्य कारणों में से एक बना। उसके बाद अगला राजा थे लुई 15वां। ये बहुत ही अयोग्य शासक था। जब इसका निधन हुआ तो जनता उत्साह मनाई, जश्न मनाया। ठीक है। अगला राजा है लुई 16। इन्हीं के काल में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिनका समय काल था 1775 से लेकर 93 तक। 93 में इनको फांसी दे दी गई। 1789 में जो क्रांति हुई इससे लुई 16वां को सत्ता से हटा दिया गया और 1793 में इनको जनता ने फांसी दे दी गई। इनकी पत्नी का नाम था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी इनकी पत्नी थी जिनका नाम था मेरी एंटोनेट। ये भयानक किस्म की खर्चीली थी। राजा के साथ साथ इनको भी फांसी दे दिया गया। जो इनकी पत्नी थी मेरी एंटोनेट, जनता के सुख दुख से इसको कोई मतलब नहीं था। ये राज दरबार में षड्यंत्र भी रचा करती थी। फ्रांस की जनता भूख से त्रस्त होकर नारा लगा रही थी, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। राजकुमारी को जब ये पता चला तो राजकुमारी ने संदेश भिजवाया, रोटी नहीं है तो केक खा लो। देखिए कितना असंवेदनशील उन्होंने वक्तव्य कहा। ये कितनी असंवेदनशील महिला थी। 1789 एडी में राजतंत्र की समाप्ति हो गई। इसके परिणाम स्वरूप जनता जब भड़की तो 1789 में राजतंत्र की समाप्ति हो गई और 1793 में इन दोनों को, राजा और रानी को, फांसी दे दिया गया और जनतंत्र की स्थापना हुई। 1789 एडी में फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था। जनसंख्या 1 करोड़ 80 लाख से 2.5 करोड़ की हो गई थी। अनाज की कमी थी, उद्योग धंधे थे नहीं और टैक्स बढ़ाए जा रहे थे। राजा को लगा कि टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसा लगा कि राजा को लगा कि टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई और यही ज़रूरत राजा के लिए आत्मघाती साबित हुआ। लुई 16 175 वर्ष बाद तीनों वर्ग, पादरी, सामंत, मध्यम वर्ग की बैठक ई स्टेट जनरल बुलाई, जहां पर निर्णय लेना था कि टैक्स बढ़ाया जाए। क्योंकि 175 वर्ष पूर्व ये फैसला लिया गया था कि जनता पर कर लगाना हो तो ई स्टेट जनरल ही फैसला लेगी, जिसके अंतर्गत पादरी, सामंत और मध्यम वर्ग आते हैं। ये ई स्टेट जनरल की बैठक बुलाना लुई 16 के लिए आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि ई स्टेट जनरल में पादरी और सामंत एक पक्ष में थे, जिसमें राजा भी शामिल था, और मध्यम वर्ग दूसरे पक्ष में था। पादरी और सामंत और राजा चाहते थे कि कर में वृद्धि हो। मध्यम वर्ग कहता था कि कर की बात तो छोड़ो, पहले आप लोग पादरी और सामंत के विशेषाधिकार को ही समाप्त करना चाहता था। ये चाहता था मध्यम वर्ग की पादरी और सामंत का जो विशेषाधिकार है वो समाप्त हो, कर के तो बात छोड़ ही दो। इस वजह से क्या हुआ कि दोनों वर्गों में टकराव उत्पन्न हो गया। मध्यम वर्ग और राजा के वर्ग में टकराव उत्पन्न हुआ। इस वजह से राजा ने सेना बुला ली। इस वजह से और क्या हुआ कि मध्यम वर्ग और भड़क गया। इस दौरान क्या हुआ कि जो ई स्टेट जनरल था, मध्यम वर्ग ने उसे राष्ट्रीय संविधान परिषद मान लिया।
राजा चाहता था कि ई स्टेट जनरल को भंग किया जाए, जो बुलाया था वहीं चाहने लगा कि भंग किया जाए। पेरिस की जनता इससे और भड़क गई और जो राष्ट्रीय संविधान परिषद जो मध्यम वर्ग था माना था, इसे संविधान बनाने की घोषणा कर दी। और यही जो संविधान बनाने की घोषणा छिनगारी के काम की और क्रांति की घटना घट गई, यानी कि फ्रांस की क्रांति घटी। और भी देखते हैं इसके कारण। पेरिस के बीचों बीच एक जेलखाना था जिसे बास्टिल बोलते हैं। ये राजा के विरुद्ध जो भी खड़े होते थे उनको यहाँ बंद किया जाता था, जिसे राजनीतिक बंदी कहते थे। राजनीतिक बंदी यहाँ कैद हुआ करते थे। ये जो जेल था निरंकुशता का प्रतीक माना जाता था कि कोई भी राजा के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो राजा यहाँ बंद कर देता था। बास्टिल को घेर लिया गया, जनता के द्वारा बास्टिल को घेर लिया गया और इसे नष्ट कर दिया गया तथा जो भी वहाँ बंदी थे उसे छोड़ दिए गए। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसे कुछ दिनों बाद वर्साई महल पर कब्जा कर और राजा और महारानी को बंदी बना लिया गया। 1789 AD के दौरान और 1793 में फांसी दे दी गई इन दोनों को। मध्यम वर्ग के नेता काउंट मिराबे ने मानवाधिकार की घोषणा की। इन्होंने कहा जो जनता का जितना हित होगा वह उतना ही अधिक आदर का पात्र होगा। जो जनता का जितना हित करेगा वो उतना ही अधिक आदर का पात्र होगा। स्वतंत्रता, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सके लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना। सभी व्यक्तियों को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होगा और वह संपत्ति उससे छीनी नहीं जा सकती, लेकिन सार्वजनिक जरूरत पड़ने पर उससे संपत्ति ली जा सकती है। वाणी की स्वतंत्रता दी जाए, धार्मिक स्वतंत्रता, मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। ऐसा मध्यम वर्ग के नेता काउंट मिराबे ने घोषणा की। स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, ये नारा पूरी दुनिया में गूंजने लगी। उसके बाद देखेंगे कि इस समय तक 1789 में संविधान बन गया है। राजा की सत्ता जनता में निहित हो गई है क्योंकि इंग्लैंड का मॉडल इनके सामने मौजूद था। लुई 16 भी राजा की संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया और राजा संविधान के अंदर आ गया था। ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रिया और पूरे यूरोप के देश देख रहे थे। ये सारी घटनाओं को पूरे ऑस्ट्रिया और पूरे यूरोप के देश देख रहे थे। खासकर ऑस्ट्रिया के राजा देख रहा था और ये पूरे यूरोप के जो राजा थे, राजतंत्र जहाँ जहाँ स्थापित था, उनको अपने अस्तित्व को लेकर चिंता होने लगी, कहीं जनता हमारे खिलाफ ना विद्रोह कर दे। इसलिए क्या हुआ कि पूरे यूरोप के जो भी जहाँ जहाँ राजतंत्र था, फ्रांस में फिर से राजतंत्र स्थापित करने के लिए सोचने लगे और मदद पहुँचाने की बात कही। जैसे ही लोगों को मालूम चला कि मदद फ्रांस के राजा के पहुंचने वाला है, यानी लुई 16 के पास पहुंचने वाला है, तो जनता ने विद्रोह कर दिया और राजमहल पर आक्रमण कर दिया। राजमहल पर आक्रमण कर राजा रानी को बंदी बना लिया और इन पर मुकदमा चलाकर 1793 AD में फांसी दे दिया गया। तो यहाँ से राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है और जनतंत्र की शुरुआत होती है। फ्रांस में संसद बनी, यानी कि विधान परिषद बना। सत्ता गरम दल के नेता जैकोबिन के हाथ में आ गई। ये बहुत ही निरंकुश व्यक्ति था। इसके समय ही गिलोटिन व्यवस्था, यानी कि चलता फिरता फांसी की व्यवस्था थी। इसके 1 वर्ष के काल को आतंक का काल कहा गया। उसके बाद जैकोबिन के बाद नेपोलियन का उदय होता है। कल हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट का अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव को देखें तो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की विचार का फैलाव हुआ। राजतंत्र की समाप्ति का आरंभ हो गया। फ्रांस के दार्शनिक एवं क्रांतिकारियों ने जिसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी, जहाँ से राजतंत्र एवं सामंततंत्र का अंत हो गया और जनतंत्र का उदय हुआ। चर्च की निरंकुशता के अंत का आरंभ हो गया। चर्च की जो निरंकुशता का जो अंत था उसका आरंभ हो गया। न्यायपूर्ण पद्धति का विकास हुआ। ये पहले यूरोप में फैला, फिर विश्व में ये सारी चीज़ें फैलने की शुरुआत हो गई। नेपोलियन के संहिता में फ्रांस की क्रांति के तत्व शामिल थे। इससे पूरे यूरोप में फ्रांस के क्रांति के आदर्श जो थे, राष्ट्रवाद, जनतंत्र, चर्च के विरुद्ध जो भी अभियान था, पूरे यूरोप में फैला, उसके बाद पूरे विश्व में फैला। जो फ्रांस की क्रांति थी, दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। यहाँ से फ्रांस की क्रांति का विश्व का योगदान ये रहा है। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कल हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।